कई लोग बोलते हैं कि यार मैं चाहता हूँ ना बहुत कुछ बड़ा करना, पर कर नहीं पा रहा हूँ, होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती हैं, थॉट प्रोसेस उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, मैं लोगों को समझा ही नहीं पाता। मैं सिंपली इसको बोलती हूँ, घर की जो मेन एंट्रेंस है वो कैसी है, छोटी है क्या वो? तो वो बोलता है हाँ छोटी है। घर की मेन एंट्रेंस जिन लोगों की बड़ी होती है उनकी बड़ी सोच होती है। आप देखो पहले के राजा महाराजों किलों में रहते थे, एंट्रेंस कितनी बड़ी होती थी उन लोगों की, कितनी बड़ी सोच थी उन लोगों की। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में बेहद अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं। ये एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, हाउसवाइफ्स, हर प्रकार के लोगों को नेशनली और इंटरनेशनली इन्होंने गाइड किया है। इनकी वास्तु कंसल्टेंसी, एस्ट्रो कंसल्टेंसी से लोगों ने बेहद बेनिफिट पाया है और आज बहुत कुछ डीपली इस साइंस के बारे में हम जानेंगे। सो प्लीज़ वेलकम श्रद्धा शर्मा जी ऑन आवर शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मेरा एक मेरे को प्रेजेंट किया और वो वर्ड्स आपके बहुत पावरफुल थे और वो मेरे को बहुत एक पॉजिटिविटी दे रहे थे कि यार आज इस शो में आए हैं तो कुछ ऐसा बता के जाऊँ मैं कि वो लोग बाग कहीं ना कहीं उसको अप्लाई कर सके। एक तो होता है सिर्फ ज्ञान बांट दिया, कहीं अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी वास्तु की, एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी बातें आज मैं बता के जाऊं तो एक हर कोई जनरल आदमी इसको अप्लाई कर सके, क्योंकि ये साइंस है ना, हिडन साइंस है। हर कॉमन आदमी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता है और ये हिडन है, इसलिए हिडन तरीके से ही काम करती है। एनर्जीज दिखती नहीं है ना, वो तो सिर्फ फील होती है, महसूस होती है। जी, सो कैसे आपकी जर्नी ये शुरू हुई, हल्का सा अगर शॉर्ट में आप बता सकें, एंड दैट हाउ यू गॉट इनटू वास्तु। ये जर्नी तो बहुत मेरी अर्ली एज में ही चालू हो गई थी, बचपन में, लेकिन उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फैमिलीज़ को इसके बारे में इतना पता नहीं था और मेरी फैमिली में भी कोई इस फील्ड में था नहीं, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें करती थी, लोगों का हाथ देखना, बताना, करना, तो उससे लोगों को कहीं कहीं कुछ रिजल्ट आते थे। वो भी उसके लिए भी मैं इतनी अवेयर नहीं थी, मुझे नहीं पता था ये क्यों आते हैं, कैसे, तो लोग बाग मेरे पास आने लग गए। तो फिर घर में सबको लगा कि नहीं यार ये तो अभी बच्ची छोटी है, पढ़ाई का टाइम है और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, तो उस चीज़ को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। पर वो शायद मेरी डेस्टिनी में था और जब मैं स्कूल में आई तो मैं खुद ही जाकर एस्ट्रोलॉजी की बुक्स खरीदी और पढ़ाई करना स्टार्ट किया। फिर जब मैंने कॉलेज कर लिया, आगे की पढ़ाई हो गई और 2018 मैरिज हुई मेरी 13 में। जब तक 18 तक मेरे दोनों बच्चे हो चुके थे, 18 में फिर मैंने प्रोफेशनली इस जर्नी को कंटिन्यू किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत मेरे को आशीर्वाद मिला भगवान का, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, आगे बढ़ती चली गई ये जर्नी और नेशनली, इंटरनेशनली हर लोगों की, हर तबके की, मैंने एक, अगर मैं बोलूँ तो मैंने एक बहुत ऊपर लेवल पे भी काम किया और कई बार मैंने विजिट करी एकदम कच्ची बस्ती में जाकर भी। ब्यूटीफुल। वरना कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ एक टाइप ऑफ पीपल को ही टारगेट करना चाहते हैं। सो इट शोज दैट देयर इज एन इंटेंशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। पर ये चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि ये मेरा कुछ डेस्टिनी में है कि मैं मेरे पास में, मैं उसको पीछे नहीं हटा सकती उन लोगों को। अगर कोई मेरे पास में किसी भी बैकग्राउंड का कोई आ रहा है तो मैं एक बार, अब वो है कि टाइम नहीं मिल पाता इतना कि आप कितने लोगों को कैसे कर लोगे, तो वो एक जो प्रॉब्लम है उसको तो मैं सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि कोई चीज़ है, इसको आपके कर्मा अलॉटेड, आप इसको पीछे नहीं कर सकते। इसमें इंट्यूशन का कितना रोल रहता है? जैसे आपने चाइल्डहुड के आपकी स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है कि आप बड़े इंट्यूटिव रहे हैं। तो एक तरफ तो होता है कि आई थिंक फॉर्मल स्टडी भी होती हैं एस्ट्रो वास्तु, इसमें पीपल गो थ्रू फॉर्मल स्टडीज़, कईयों का बैकग्राउंड होता है। अब आपका बैकग्राउंड भी नहीं था, चाइल्डहुड में आप एक फॉर्मल स्टडी से भी नहीं गुजरे थे। सो ये क्या इंट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर? हाँ, वो तो बहुत बड़ा मेजर रोल तो वो ही प्ले कर रहा है, राइट। लेकिन आप हर आदमी को इतनी डेप्थ में कैसे समझा सकते हो 1 घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग में? आप उसको वो फेथ कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? पहले तो वो यही पूछेगा ना कि आपने कितना, आपका एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ से सीखा है। आप वो ना बोलेगा कि भाई आप क्या अच्छा आपको बचपन में इंट्यूशंस हो गए थे क्या? तो वो बड़ी अनरियलिस्टिक लगता है
पहले फेज में जब इंसान आपसे कनेक्ट हो जाता है ना, तब उसको लगता है कि नहीं यार ये कुछ और चीज़ें हैं, ये फेथ ट्रस्ट पे कुछ चीज़ें हो रही हैं अलग। वो खैर अलग बहुत, खैर आप उन चीज़ों को समझते होंगे क्योंकि आप खुद भी मतलब वेलनेस पे काम कर रहे हैं, और वेलनेस पूरी तरीके से थॉट प्रोसेस है। ट्रू। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मोडालिटीज़ में, वास्तु की मोडालिटी और एस्ट्रो की मोडालिटी? क्या कहीं ये कनेक्ट होती हैं, उसी में से निकलती हैं? इनका हल्का सा आप अगर हिस्ट्री दे सकें कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों वैदिक साइंस है, हजारों साल पुरानी है, और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको नेचर के साथ में, क्योंकि जितनी भी हमारी आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेद ने ना बॉडी के ऊपर काम किया, वात पित्त कफ, वास्तु ने आउटर स्पेस पे काम किया। ओके। और दोनों जो ये विद्याएं थी एक साथ फ्लरिश हुई थी उस टाइम पे। अच्छा। आयुर्वेद बॉडी पे काम कर रही थी और वास्तु आपका आउटर स्पेस पे काम कर रही थी, और दोनों ही ये बोलती है कि नेचर के विपरीत जाओगे तो दिक्कत होगी, गलत खाना खाओगे, गलत टाइम पे खाओगे तो दिक्कत होगी। वास्तु भी यही कहता है गलत दिशा में सोओगे तो दिक्कत होगी, गलत दिशा में खाना बनाओगे तो दिक्कत होगी, गलत दिशा में ट्रैवल करोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि हर दिशा, हर डायरेक्शन, हर कलर, हर एंगल, हर एलिमेंट आपकी बॉडी से कोरिलेट करता है। इवन आपकी जो दशा महादशा चल रही है ना, वो बता देगी किस डायरेक्शन में जाओगे तो फायदा होगा, किस डायरेक्शन में जाओगे तो नुकसान होगा। ओके। एग्जाम्पल छोटा सा और दूं मैं आपको। Sure. कि आपका गुजरात वेस्ट डायरेक्शन का पार्ट है, ठीक है, तो जिन लोगों का भी सैटर्न बहुत पावरफुल है, वीनस बहुत पावरफुल है, और एरी साइन में उनके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाइन में, उनका कनेक्शन ऐसे इन सूरत गुजरात से रहेगा, कपड़े में रहेगा, डायमंड इंडस्ट्री से रहेगा, और वो यहाँ पे बहुत प्रॉस्पर करेंगे। और कहीं ना कहीं उनकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही होगी, उनका कनेक्शन इन जगहों पे से होगा। और कुछ अगर ऐसे एग्जांपल दे दें आप, मैं तो बहुत बहुत अच्छा सारे देती हूँ रहेगा। आपको एग्जांपल्स। एक बार हम वास्तु से स्टार्ट करते हैं कि वास्तु और ग्रह जो है हमारे, वो सब को रिलेटेड हैं, सब आपस के अंदर, ठीक है ना, दोनों अलग नहीं हैं। 4 चीज़ें हैं, एक वास्तु हो गई, एक एस्ट्रोलॉजी हो गई, एक आपकी कर्मास हो गए, और एक आपकी फ्री विल हो गई। फ्री विल, ओके। फ्री विल है ना, तो ये 4 पार्ट में आदमी घूम रहा है। एक कोई लकड़ी है, ये आदमी घूम रहा है, उसकी 10 मीटर की एक रस्सी है, तो कभी तो वो एस्ट्रोलॉजी पकड़ रहा है, नहीं मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे ही, मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, फिर बोलता नहीं एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, मैं तो अपने कर्मास पे बिलीव करता हूँ, वही मेहनत करो सब कुछ होता है, मैं इसको नहीं मानता। एक इंसान बोलता नहीं वास्तु बहुत अच्छी है, और एक फ्री विल है कि आदमी कुछ भी नहीं सोच रहा, बस अपना काम करता जा रहा है। तो ये चारों चीजें ये घूम रहा है इंसान, ठीक है ना। पर एक ये रस्सी है, पर ये बंधा हुआ है इस रस्सी से, अगर इसको तोड़ना है, अपने विजन को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो ये चारों चीजें हेल्प करेंगी। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। नहीं तो फिर वो एक 20 मीटर की रस्सी है ना, उसी में भाग रहा है, चाहता तो है वो। कई लोग, एग्जाम्पल के लिए, कई लोग बोलते हैं कि यार मैं चाहता हूँ ना बहुत कुछ बड़ा करना, पर कर नहीं पा रहा हूँ, होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती है, थॉट प्रोसेस उस जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, मैं लोगों को समझा ही नहीं पाता। मैं सिंपली इसको बोलती हूँ, घर की जो मेन एंट्रेंस है वो कैसी है, छोटी है क्या वो, तो वो बोलता है हाँ छोटी है। घर की मेन एंट्रेंस जिन लोगों की बड़ी होती है, उनकी बड़ी सोच होती है। आप देखो पहले के राजा महाराजों किलों में रहते थे, एंट्रेंस कितनी बड़ी होती थी उन लोगों की, कितनी बड़ी सोच थी उन लोगों की, कि इतने बड़े राज्य को चला रहे हैं इतना वाइड सोच के। तो ये रिलेट हो गया यहाँ से। वो 100% बोलेगा, अगर नहीं बोलेगा तो मैं अगर वहाँ पे जाके चेक करूंगी तो उस इंसान की एंट्रेंस जो है वो छोटी होती है, वो चाह के भी, जो मैं बोलती हूँ ना रस्सी, उसको तोड़ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि प्लैनेट्स के अंदर जो राहु होता है ना, राहु जो प्लैनेट है वो आपकी एंट्रेंस को दिखाता है, आपकी सोच को दिखाता है, आप कितने बड़ा सोच रहे हो, कितना बड़ा, चलो सोच भी लिया आपने, कई लोग सोचते रहते हैं पर कर तो नहीं पाते, राइट। तो वो एंट्रेंस का बहुत मेजर रोल है। जिन लोगों की आप देखो बड़ी बड़ी एंट्रेंस है ना, उनकी सोच बहुत बड़ी है। आप जनरली भी, आप किसी रोड से निकल रहे हैं, आप चेक करते हुए जाओ, जितने भी जो अच्छी बहुत पॉश एरियाज हैं वहाँ पे सबकी एंट्रेंस बड़ी होती है। आपने देखा छोटी छोटी सी एंट्रेंस है ना, बड़ी ही रखते हैं, बड़ी ही होती है, यस, उनकी सोच भी तो बड़ी है, बड़ा ही काम कर रहे हैं, राइट। तो एक एंट्रेंस से पता चल गया। यहाँ पे हमने ना तो उसकी जन्मपत्री देखी है, ना कोई डायरेक्शन देखा है अभी, ना दूसरी 5 चीजें देखी है, ना कुछ हाथ देखा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, आगे बढ़े हम, अंदर एंटर कर गए घर के अंदर। अब
घर के अंदर एंटर करते ही सपोज एक कुछ वो इक्विपमेंट्स लेकर आ गया था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स थे, वो ख़राब रखे थे उसके घर में, और उसने अच्छा। उठा के 3-4 महीने से वो साइड में रख दिए अपने गेट के पास में। जी। ठीक है, मैं विजिट करने वहाँ पे पहुँच गई, मैंने देखा, क्योंकि जब हम विजिट में जाती हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर रही होती है चीज़ें कि कहाँ पे क्या, क्योंकि घर का हर पार्ट, घर की हर चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें वो बता रही हैं आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में। ये जितनी भी चीज़ें रखी हुई है ना, ये आप ऐसे रैंडमली उठा के नहीं लेकर आ गए हो, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में था कि मेरे को अपना ये रूम इस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो आपके थॉट्स जो चल रहे थे वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ की चीज़ें मुझे आपके थॉट्स दिखा रहे हैं कि आप कैसा सोच रहे हो। ठीक है ना, हम कहीं कहीं जाते हैं, बोलते हैं यार ये कैसा सामान रख रहा है, इतना बॉडी चमकीला, कैसे लोगों को पसंद आ जाता है। अरे यार उसके कितना एकदम मतलब कितना लाइट और कितना अच्छा इंटीरियर था, कितना पीस दे रहा था, वो उसकी थॉट्स थी जो वो ऐसा सामान लेकर आया। खैर मैं वापस अपनी उस चीज़ पे आती हूँ। मैं एंटर करी, पहले तो एंट्रेंस देखी, छोटी है, ठीक है, और फिर साइड में बहुत सारे ख़राब कुछ मशीन्स रखी हुई हैं, या जिम के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो यूज़ नहीं कर रहा, लेकर आ गया था शौक से, तो साइड में रख दी। मैं जाते ये बोलूँगी कि जब से तुमने यहाँ पे रखा है, क्या घर के अंदर लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं? फिर वो थोड़ा सा याद करेगा, फिर फैमिली से पूछेगा, अरे हाँ ये कब से रखा हुआ था? हाँ हो तो रहा है, हाँ उसके बाद में बहुत चीज़ें मतलब फाइटिंग्स बहुत हुई है, मेरा इरिटेशन लेवल बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल, क्योंकि राहु आपकी एंट्रेंस है। जितने भी इलेक्ट्रिकल्स, जो फायर वाली चीज़ें हैं ना, वो मंगल ग्रह को दिखाती हैं। अच्छा। तो मंगल ग्रह को आपने नेगेटिव करके साइड में पटक रखा है। खराब है ना, वो पुराना हो गया, खराब है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो वो डेड एनर्जी हो गई वहाँ पर। राइट। सब कुछ एनर्जीज पे काम हो रहा है, यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे चल रही है, एनर्जीज है सब कुछ। अब मंगल और राहु का नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन गया, ऐसे घरों में कंटिन्यूअस फाइटिंग होती चली जाती है, लड़ते रहते हैं वो लोग, लड़ते रहते हैं। ओके। जैसे ही वहाँ से वो चीज़ें हटाई खराब, या तो उसको यूज़ करो, या तो उसको ठीक करो, या फिर उसको डिस्कार्ड कर दो, हटा दो। ये नेगेटिव मंगल, यहाँ पे मैं ग्रह की भी बात कर रही हूँ और वास्तु की भी बात कर रही हूँ, दोनों आपस में दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। ये नेगेटिव मंगल है। पॉजिटिव मंगल क्या है? वहाँ पे एक हनुमान जी के आइडल लगा दी मैंने, ये पॉजिटिव मंगल हो गया। अच्छा। एक चीज़ और बताती हूँ आपको जी इंटरेस्टिंग, जी जी। कि हमारे 2 ही देवता हैं जिनकी टेल्स है, सूंड है, एक हनुमान जी और एक गणेश जी। आप देखो पुराने जितने भी गांव थे, ठीक है, वहाँ पे की जो एंट्रेंस होती थी, मैं गांव के घर की एंट्रेंस की बात नहीं कर रही हूँ, पहले हर गांव की एंटर मतलब रोड से एंटर करते एक बाहर एक बड़ा पिलर में वो बना रहता था, उसके ऊपर गणेश जी और हनुमान जी की दोनों की मूर्ति रखी हुई रहती थी। यस, काफी गाँव में रखते हैं। तो वो पॉजिटिव मंगल को जनरेट करती थी, बजाय कि लड़ाई झगड़े वाले। अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पहले में और अब में मैं फ़र्क बता रही हूँ। सबसे मेन इशू जो लोगों के घर में ना, झगड़े हैं, वो बहुत स्ट्रेस है, ठीक है। तो पहले घरों के बाहर में, हर घर के बाहर वैसे लाइट नहीं होती थी, तो वो बिजली के खंभे पोल नहीं होते थे। आप देखिए जिनके घर के बाहर जस्ट कोई बिजली का पोल है और उसमें बहुत सारे वायर्स आपस में उलझे हुए हैं, उन घरों में 101% आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि झगड़े बहुत होते हैं। डिजीज़ है यहाँ पे बड़ी, या बड़ा लोन है इंसान के ऊपर। अच्छा। क्योंकि उसने नेगेटिव राहु और मंगल अपना एक्टिव कर रखा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ये है कि आप अपने घर के मेन एंट्रेंस के बाद में हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित कर दीजिए, तो जो नेगेटिव मंगल और मार्स की जो एनर्जी घर में एंटर हो रही है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, या वो बैलेंस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी काफ़ी। जो झगड़े रोज होते थे वो 15 दिन में या 1 महीने में होंगे। ओके। क्योंकि हटा ही नहीं है हमने, हटा तो हम सकते ही नहीं। गवर्नमेंट को थोड़ा आके बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ से पोल हटाओ, हाँ वो तो नहीं कर सकते, पर रेमेडी कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि कलयुग में है ना, ये मतलब श्राप है कि पूरा वास्तु तो हो ही नहीं सकता किसी का भी, चाहे मैं भी हूँ ना, मैं अपने घर का पूरा वास्तु कर ही नहीं सकती। अच्छा, क्या क्यों नहीं रीजन कर है इसका? सकती हूँ? क्योंकि पहली बात तो जो आजकल छोटे फ्लैट्स में, घर में जो वास्तु हो रहा है ना, एक्चुअल में वो वास्तु नहीं हो रहा है, वो फेंग शुई करते हैं लोग, एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं। वास्तु तो सिर्फ पहले राजा महाराजाओं के जगहों पर होता था, जो बड़ी जगह होती थी, बड़ा एरिया होता था, बड़े प्लॉट्स होते थे, बड़ा ग्राउंड होता था। अब छोटे छोटे से 2 BHK के तो घर हैं, बोलते हैं कि ब्रह्म स्थान को ओपन रखो, जगह ही नहीं है वहाँ पे इतनी, तो पिलर तो आएगा ही आएगा ब्रह्म स्थान पे। अच्छा, पिलर आएगा तो स्टमक की प्रॉब्लम रहनी ही रहनी है। ब्रह्मस्थान क्या है ब्रह्म exactly? स्थान सेंटर पॉइंट घर का,
आपका घर का जो भी आपका स्पेस है, आपका स्पेस, उसका जो मिडिल सेंटर जगह है वो ब्रह्म स्थान है। ब्रह्मा जी की एनर्जी जो क्रिएटर है। तो फ्लैट में कैसे पिलर, मैं समझा मतलब नहीं। ज्यादातर घरों में क्या होता है, जो छोटे फ्लैट्स होते हैं 2 BHK 1 BHK ना, एरिया छोटा हो गया तो जो कॉलम बीम्स होती हैं वो कहीं तो आएंगी, ओके, तो वो बहुत बार 80-90% ब्रह्म स्थान के ऊपर आ जाती है। अच्छा, आप बॉडी के अंदर भी वास्तु पुरुष को अप्लाई कर सकते हो। बॉडी के अंदर आपका नेवल है, सेंटर। अब आप सेंटर पे यहाँ पे कुछ भारी सामान रख दो 3-4 घंटे, तो आपको कैसा लगेगा? डाइजेशन ही रुक जाएगा। जिनके ब्रह्म स्थान ब्लॉक्ड होते हैं उन घरों में डाइजेशन के इश्यूज होते हैं। अच्छा जी। मेरे पास में एक केस आया था, वो लेडी मुझे बोली कि मैं कम से कम 50-60 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, मैं कुछ भी खाती हूँ मेरे को वॉमिटिंग हो जाती। मैंने सिर्फ उनका जाके ब्रह्मस्थान चेक किया था, ब्रह्मस्थान पे एक उनका वॉश बेसिन बना हुआ था। ओके, वॉश बेसिन था तो उसमें वो मतलब वॉश बेसिन है तो ऑब्वियसली गंदे हाथ ही वहाँ पे वॉश हो रहे हैं और जो भी लोग का काम कर रहे हैं, तो गंदगी थी वो पूरी, बस वो वहाँ से हटवाई थी और उस लेडी को फिर बहुत बात बड़ा कर रहे हो? रिलीफ आ गया था। बहुत लेकिन नेवल है ना वो आपका, आपने उसको गंदा कर रखा है, भारी आप खुद रख देंगे तो आप अनीज हो जाएंगे। तो ब्रह्म स्थान कोर है, ब्रह्मा जी की एनर्जी, क्रिएटर है वो। जी, तो अब आज में अप्लाई नहीं होएगा, तो फिर हम मतलब वास्तु कंसल्ट क्या करते हैं, उसको रेमेडियल फॉर्म में वहाँ पे कुछ पिरामिड्स लगा देंगे, कुछ पेंट करवा देंगे, लेकिन वो रेमेडी के जैसे ही काम कर रहा है। एक तो आपका ओरिजिनल पैर है और एक प्रोस्टेट लेग, इसमें फर्क तो है ना। उसमें आप भाग नहीं सकते ना, ओरिजिनल में तो भाग सकते हैं। राइट, तो जब भी मैं इनका वास्तु ऐसा होता है तो मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि भाई ये रेमेडी करिए, रेमेडी जितना ही काम करेंगे, तुम ये मत सोचना कि तुम क्योंकि कलयुग में सब चीजें हो ही नहीं सकती है। राइट, इवन जितनी भी पुराने क्लासिकल टेक्स्ट हैं वास्तु के, वहां पर कहीं पर भी बाथरूम्स का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि बाथरूम घर में होते ही नहीं थे। सबसे पॉइंट, सबसे बड़ा नेगेटिव एनर्जी का सोर्स ही बाथरूम है। सारा अपना नेगेटिविटी निकाल के आ रहे हो आप, पूरी बॉडी की गंदगी निकाल रहे हो अपनी बॉडी की। राइट, अब एज अ वास्तु का मैं लोगों को बोलूँ नहीं अपने घर से टॉयलेट हटा दो, मैं खुद के नहीं हटा सकती। अब तो हर बेडरूम के साथ में टॉयलेट है। राइट, पहले तो एक टॉयलेट आया था, वो भी घर के कोने में होता था, बाहर होता था। यस, तो फिर वास्तु, तो ट्रीटमेंट का कितना रिजल्ट, ट्रीटमेंट जितना कि भाई आपकी चोट लगी, आपने पट्टी लगा ली, अब आप अपना काम कर पा रहे हो। तो उसका एब्सोल्यूट सॉल्यूशन तो है ही नहीं है सर। मतलब अगर मैं सच्ची बात बोलूँ यहाँ पर, तो वो ट्रीटमेंट के जैसे, हाँ, पर रिलीफ आ जाएगा उस इंसान को, रिलीफ मिलेगा। लेकिन भाई आपके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप डिस्प्रिन लोगे तो रिलीफ तो आएगा ना। पर डिस्प्रिन लेके ये थोड़ी ना होगा कि आप अगली बार पेन ही नहीं होगा। राइट, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताया आई थिंक। और जैसा मैं कह रहा था कि मेरे फादर इन लॉ जो है वो बड़ा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। आई थिंक उन्हें बड़ा मजा आएगा ये एपिसोड देख करके, विल बी वेरी हैप्पी। और चीजें, हाँ सॉरी आप हाँ, कुछ, हाँ बिल्कुल, आप और बताएं मुझे। कई ये वाटर फायर और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि साथ में नहीं होना चाहिए, तो किचन का कुछ आप क्या देखो, चलता किचन है? में ऐसे है कि घर में एंटर करते अगर किसी का ड्राइंग रूम है तो उसके बच्चे बहुत प्रॉस्पर करेंगे। घर में एंटर करते हैं अगर डाइनिंग टेबल रखी हुई है, आंख बंद करके बोल दो तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत लेजी है। अच्छा, क्योंकि डाइनिंग टेबल सैटर्न प्लैनेट को दिखा रहा है और सैटर्न लेजीनेस दिखाता है। तो घर में एंटर करते ही अगर डाइनिंग टेबल रखी है तो आप बोलो, वो बोलेगा हाँ है, उसको सिंपली बोल दो यहाँ से हटा दो। घर में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में अगर बड़ी विंडो है तो उस घर में फीमेल्स की चलती है। एंटर होते लेफ्ट साइड में अगर बड़ा बड़ी विंडो हो है, वो ओपन रहती है, खुली रहती है, तो फीमेल्स की चलती है। ओके, राइट में है अगर तो मेल डोमिनेटिंग है वहाँ पे हाउस। अच्छा जी, और बताऊँ मैं आपको, श्योर। घर में वास्तु पुरुष को आप अपनी बॉडी के हिसाब से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो एंट्रेंस है वो प्लैनेट को दिखाती है, जो मेन एंट्रेंस है वो राहु को दिखाती है, और जो बैक एंट्रेंस है वो केतु को दिखाती है। हमारी बॉडी में अगर देखें तो हमारा मुंह का हिस्सा दिखाया गया राहु का, नीचे का पार्ट केतु है जिसका सर नहीं है। ओके, तो हम मुंह से खा रहे हैं, ठीक है, राइट, और जो हमारा एक्सक्रीट हो रहा है वो बैक मतलब Yes. नीचे वाले पार्ट से हो रहा है, तो वो केतु है। Okay. तो जिन लोगों के घर में फ्रंट डोर और बैक डोर सेम साइज के होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। वो कितना भी कमा लें, 1 लाख कमा लें, 50,000 कमा लें या 10 लाख कमा लें, एंड ऑफ द डे उनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि जो खाया वो गया। सेम प्रोपोर्शनेट है। हमारी बॉडी में तो नहीं है ना ऐसा, ये पार्ट बड़ा है नीचे का पार्ट छोटा है। राइट, नेचर ने सब कुछ सिस्टमेटिक बनाई है चीजें।
ओके। और पहले आप कोई भी पुराने घर, किले, महल, फोर्ट देख लो, इसी पद्धति पे, इसी कंसेप्ट्स पे वो लोग बनाते थे। जैसे अब फ्लैट्स वगैरह में तो कोई बैकडोर या ऐसी तो कोई फिर चीज हाँ, होती नहीं हाँ। है, तो उसमें क्या केतु का फिर कोई असर नहीं, नहीं है? उसमें है बालकनीज हो गई, अच्छा, बैल्कनीज का गेट हो गया भाई एकदम। पर वो ज्यादातर फ्लैट्स में क्या होता है, सेम ही गेट होता है, साइज कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई बड़े किसी उसमें जाएंगे सोसाइटी में ना, तो वहाँ पे मैंने नोटिस करी ये बात, उन लोगों के जो मेन गेट होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। ओके। जैसे मैंने कहीं गुड़गांव में काफ़ी घरों में मैंने अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में जो विजिट करी, तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी। तो उन लोगों का जो मेन जो डोर है ना, वो काफ़ी बड़े हैं, और Okay. बाकी सब छोटे छोटे से हैं। सो आपने बॉडी के बारे में बताया, अब जो मेंटल हेल्थ और इनका क्या आपस में रिलेशन है? कई लोग जो सुसाइडल टेंडेंसीज में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और बहुत सारी जगहों पे कोई ऐसा कॉज भी नहीं होता है, दिखने में नहीं आता है कि इसका कॉज क्या था। मतलब ज़िंदगी भी अच्छी चल रही है उसकी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट स्टिल द पर्सन गेट इनटू डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़। सो इसके पीछे इससे भी जुड़ी है वास्तु? हाँ, बिल्कुल जुड़ी है। डायरेक्शंस इसमें भी एकदम प्रॉपर दिखती हैं। कुछ सर्टेन डायरेक्शंस हैं, वेस्ट की कुछ डायरेक्शन है, साउथ की डायरेक्शन है। जब वो इम्बैलेंस होती है, तो जैसे अगर साउथ इम्बैलेंस है, कैसे है क्या है भी मैं बताऊंगी छोटा सा Sure. फटाफट। तो उसमें इंसान को बहुत फियर होने लग जाता है कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी, Okay. मेरे बच्चों को कुछ नहीं, हार्म नहीं हो जाए, या बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे बच्चे उठा के कुछ भी चीज़, मैं तो बिल्कुल एक साउथ अगर मैं ख़राब देखती हूँ तो मैं यही पूछती हूँ, बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं क्या इस घर में? उठा के चीज़ें तोड़ते फोड़ते हैं, फेंक देते हैं, महंगी चीज़ों को नुकसान कर देते हैं। तो वो लोग बोलते हैं हाँ, या तो साउथ उनका नीचा है, साउथ की तरफ स्लोप है, साउथ बहुत ओपन है, साउथ कटा हुआ है, या वहाँ पे बहुत सारा वाटर एलिमेंट है, क्योंकि साउथ अग्नि की दिशा है। अच्छा। फायर डिस्टर्ब होगी तो आदमी एग्रेसिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फायर बैलेंस होती है तो आदमी सही एक्शन करता रहता है। ओके। अगर फायर डिस्टर्ब हो जाती है, या तो वो बिल्कुल बिस्तर पर कर लेता है, बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता है, गोल्स खत्म हो जाते हैं लाइफ पे। और फायर अगर बैलेंस है, या तो बॉडी में हो या आउटर स्पेस में हो, राइट। और दोनों कोरिलेट करती है। तो साउथ इज रिप्रेजेंटिंग फायर। फायर, योर एक्शन, आपकी विल पावर। अब जो लोग ऐसे जो हरकतें करते हैं, जिनको इस तरीके के इम्बैलेंसेस होते हैं, आप उनके कॉमन ट्रेट्स है। कॉमन ट्रेट्स क्या है? एक तो वो हाइजीन उनकी सही नहीं होती, कोई रूटीन नहीं होता उन लोगों का। जिनका डिप्रेशन बढ़ता है, उनसे सबसे पहले डॉक्टर यही पूछता है कि आप टाइम से सोते हैं क्या, टाइम से नहाते हैं क्या? तो वो उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं करता ये सब चीज़ें, ये सोते रहते हैं वो लोग, कर्टन लगा के बंद कर करके एक जगह पे, एसी ऑन करके डार्कनेस में। और एक रिपोर्ट आई है WHO की कि 5 साल में सबसे बड़ा पेंडेमिक जो है ना, वो मेंटल हेल्थ का ही होगा। यस। क्योंकि जिस रेशो से लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यूज और डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल 100% वास्तु के अंदर डायरेक्शंस इन सब चीज़ों पे मैटर करती है, और ये जब बैलेंस होती है तो उस पे, उसके माइंड के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो क्या चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है अपने घर में वास्तु के हिसाब से कि मेंटल हेल्थ पे लोग काम कर सकें? क्या रेमेडीज़ हैं? सबसे पहले तो जो घर का नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है, वो हमेशा लाइट होना चाहिए, हल्का। जितना हो सके वहाँ पे भारी सामान ना रखें, वहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन हो लाइट का, एयर का और सनलाइट। नॉर्थ और ईस्ट ऐसा रहना चाहिए। ओके। लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, वहाँ से प्रॉपर, क्योंकि सबसे पहले सनराइज भी नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, और नॉर्थ ईस्ट की जो फर्स्ट रेज होती है सन की, वो सबसे बेनिफिशियल है। उसके बाद में तो फिर वो यूवी रेज आने लग जाती है। जब वो साउथ में आ जाता है सन, आप उस लाइट को आप सहन ही नहीं कर सकते हो। 12 बजे 1 बजे बाद में आप धूप में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए बोलते हैं साउथ को बंद रखो, खुला मत रखो, क्योंकि वहाँ से अगर सनलाइट घर के अंदर एंटर करेगी तो वो आपको हार्म करेगी। साइंटिफिक रीजन इसके पीछे ये है। राइट। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को ओपन रखोगे तो जो सनलाइट जो आई है वो डायरेक्ट आपके घर में एंटर कर रही है। सारी नेगेटिविटी को किल कर दिया उसने, सारे बैक्टीरियाज को किल कर दिया, जो नेगेटिव थॉट्स जो आपके दीवारों में भी चिपके हुए थे उसको भी बर्न कर दिया। और जैसे ही वो साउथ में आता है 2 बजे बाद, 2 बजे पीक, 12 बजे बाद, 12 से 2 बजे का टाइम है जब सन पूरी तरीके से साउथ होता है, और वो इतनी हार्श आपकी सनलाइट होती है कि आप उसमें खड़े नहीं हो सकते। और अगर ज़्यादा समय बोलते तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि कैंसर जैसी चीज़ें, क्योंकि वो यूवी रेज है, तो इसलिए बोलते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये था कि नीचे वहाँ पे साउथ में वाटर टैंक नहीं होना चाहिए अंडरग्राउंड,
क्योंकि उस पानी के अंदर फिर वो रेस पड़ रही है जो हार्म कर रही है, फिर उसको आप पी रहे हो। इसलिए बोला जाता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ में और ईस्ट में बनाओ, ताकि जो वो रेज आए वो आपकी बॉडी को, आपके पानी को फिल्टर करे, क्लीन करे। और क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन, ये तो हो गया डायरेक्शन से रिलेटेड, एनीथिंग एल्स दैट कैन बी डन? साउथ सबसे ज़्यादा मैं मेन मानती हूँ उसके अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मिरर्स नहीं लगाने चाहिए। अंडरग्राउंड या ओवरहेड वाटर टैंक साउथ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साउथ में नहीं रहना चाहिए, ओके। और जैसे पेंट में भी, कलर में भी, वहाँ पे ब्लू कलर ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि कलर्स का क्या कलर सिग्निफिकेंस है? सब चीज़ का सिग्निफिकेंस है जी। सर। शेप्स का, जितनी भी शेप्स है ना, वो कोई ना कोई तत्व को दिखाती है। जैसे ट्राइंगल जो है ना, वो फायर की एनर्जी है, ओके और जो सर्कुलर शेप्स है ना, वो स्पेस एनर्जी है। ओके। तो जो सर्कुलर शेप्स है ना, वो हमेशा मंदिरों में यूज़ किए गए। गुम्बद, टोम, बोल होते हैं ना सारे, यस। घरों में तो नहीं बना रहे हैं ऐसे ही ऊपर। क्यों था ये सब चीज़ें? मैं बताती हूँ आपको इसकी रीजंस। स्पेस एनर्जी जो है ना, वो हर कोई उसको सहन नहीं कर सकता, उस एनर्जी को बहुत, क्योंकि स्पेस सबसे बड़ी एनर्जी है, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर आ गया है इस एनर्जी में। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो आप भगवान से कनेक्ट करते हो, मतलब आप स्पेस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। तो घरों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्कुलर शेप की चीज़ें नहीं लगानी चाहिए अपने ऊपर छतों पर। उसके लिए बताया गया है वास्तु में कि रेक्टेंगुलर शेप आप यूज़ करो या स्क्वायर शेप यूज़ करो। ये परफेक्ट है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए घर वाली जगहों पर। ट्रायंगुलर्स जो है वो फायर है। जो श्रीयंत्र देखते हैं आप, Yes. देखा होगा आपने, Yes, yes. पढ़ा होगा। श्रीयंत्र जो है वो गॉडेस का दिखाती है, मतलब वो फेमिनिज्म है, उसमें फायर है, वो चीज़ों को पैदा करती है, रिप्रोडक्शन पावर है। तो श्रीयंत्र का यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी यहाँ पे रेमेडी भी मैं बताने जा रही हूँ, लोगों के लिए बहुत काम करेगी, क्योंकि लोग बाग श्रीयंत्र को कहीं पर भी मंदिर में रख लेते हैं। श्रीयंत्र की प्रॉपर डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, और श्रीयंत्र को वहाँ पे रखिए, लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स लाइफ में बहुत अच्छी रहेंगी। फायर आपके घर का बैलेंस हो जाएगा, घर की फीमेल्स एक्टिव हो जाएंगी, घर की फीमेल्स की जो भी फीमेल्स की जो प्रॉब्लम जो होती है हार्मोन्स की, वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। घर की महिलाएं चिड़चिड़ी नहीं रहेंगी, क्या बात है। बहुत छोटी छोटी बातों पे रोएंगी नहीं, क्योंकि फायर बैलेंस हो गया। वो फीमेल गॉडेस को दिखा रही है श्रीयंत्र। और श्रीयंत्र बॉडी के अंदर आपका मूलाधार चक्र, फायर वहीं पे तो मतलब है, या तो वो इम्बैलेंस है या बैलेंस है, या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। अगर वो रेज हो गई तो वो कुंडली शक्ति है। सब कोरिलेटेड है सारी चीज़ें। ब्यूटीफुल। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एलिमेंट्स? और थोड़ा आपने जैसे 2 एलिमेंट्स के बारे में तो आपने बताया, और भी बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी इन शेप या कलर से कनेक्टेड हाँ, हैं? सब चीज़ें, मेटल्स भी आ गए इसमें, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, ये भी सब डायरेक्शन से हिसाब से। पहले ना किचन में स्टोरेज नहीं होती थी। ओके। स्टोरेज का पार्ट कोई अलग होता था, मतलब किचन से थोड़ा सा दूर अलग। तो किचन में स्टोरेज मतलब आपने कहीं ना कहीं मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन को मिला दिया। अच्छा। जब ये सैटर्न की कॉम्बिनेशन बनता है, मून और सैटर्न, तो ये विष योग बन जाता है। विष योग मतलब आपके थॉट्स में सैडनेस आना, आपके थॉट्स में विष आना, पॉइजन आना। तो पहले स्टोरेज अलग होती थी, किचन में सिर्फ डेली का काम यूज़ वाली चीज़ें ही होती थी। तो अभी भी जिन लोगों के घर में किचन में स्टोरेज है, मैं सिंपली उनसे यही जाके बोलती हूँ, किसके आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा किसको सैडनेस रहती है, कौन सुस्त रहता है? ये तो सारी फैमिली को ही होता है, या 1-2 लोगों को होता है, या किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। वो इम्पैक्ट करता है पर्सनल, उसके प्लैनेट्स कितने ज़्यादा वो हैं। कोरोना आया, अच्छा, कई मैं लोग यही तो चले पूछने गए वाला दुनिया था। से, कई लोगों को 3rd स्टेज पर ठीक हो गया, और कई लोगों को हुआ ही नहीं। तो ये जो आपने कहा कि जो मून और सैटर्न से वो जो विश, तो इंडिविजुअल प्लेनेट पे किस तरीके से ये निर्भर करता है? कि क्योंकि एक परिवार में ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सपोज 10 लोग रह रहे हैं, 1 या 2 ही अगर सैड है, तो बाकियों पे इम्पैक्ट क्यों नहीं है? और जिन पे है उन पे क्या वीकनेस उनके अंदर है कि जिसकी वजह से आया? पहली चीज़ तो ये होना ही नहीं चाहिए, किचन में स्टोरेज मत रखो। अगर नहीं रखोगे तो जनरल प्रॉस्पेरिटी भी बहुत अच्छी आएगी, अच्छा। प्रॉस्पर करेगा। अगर बिजनेस कर रहा है तो बहुत मैन्युफैक्चरिंग में वो आदमी बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर सपोज वो मैन्युफैक्चरिंग का ही काम है और स्टोरेज है, तो वो उस वक्त रो रहा है। दूसरी चीज़, घर में कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, कम ज़्यादा, इस बात का ये है कि वो इंडिविजुअल के चार्ट पर डिपेंड कर रहा है। मेरा गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग है तो शायद मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा, मैं उस चीज़ों से निकल गई। किसी का वीक है तो वो फटाफट से उस चीज़ में आ गया। वही आपकी इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है,
अच्छा, सही बात है। मलेरिया तो हुआ लेकिन बहुत सारे लोगों को, आपको नहीं हुआ। फूड पॉइजनिंग वही खाना सबने खाया था, 4 लोगों को हुआ, 4 लोगों को नहीं हुआ, 4 लोग तो हॉस्पिटल ही पहुंच गए। खाना तो वही खाया था, पर पर्सनल इम्यूनिटी। तो मतलब ये प्लेनेटरी इम्यूनिटी भी कुछ होती है? बिल्कुल, जी। आपके प्लैनेट से तो सब कुछ आपसे करवा रहे हैं। ओके, तो ये जो चार्ट्स और वास्तु, इन दोनों में क्या क्या मतलब कुछ डिफरेंसेस रहता है? वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब 1 to 1 काम कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कोरिलेटेड है। पर कई लोग सिर्फ वास्तु ही प्रैक्टिस करते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी इतना नहीं पता होता। कई लोग एस्ट्रोलॉजी ही करते हैं, और वो डिपेंड भी करता है कि आदमी को किस चीज़ से रिजल्ट आ रहा है। अगर वो एस्ट्रोलॉजी की कोई चेंजेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं वास्तु पे भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, वास्तु की कर रहा है तो एस्ट्रोलॉजी में भी आ रहे हैं। वो सब उसके चार्ट में थी चीज़ें, ओके, इसलिए वो सारे ये सब चीज़ें कर रहा है। कई बार होता है फ़ोन पे उससे बात करनी है, कर लेंगे, डिले, वो डिले लिखी थी आपके, और कई बार होता है आपने फटाफट बात कर ली और उसी वक्त आपका काम हो गया। तो ये जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करी आपने, तो ये भी, ये जो कई बिहेवियर्स हैं लोगों के, लेजीनेस पे जैसे आपने बात की, तो कई लोग मेरे पास आते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत इशू रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारा नॉलेज बस इकट्ठा करते रहते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये बिहेवियर जो है स्पेसिफिक, किसी में ओवर थिंकिंग का बिहेवियर है, और फिर तो कुछ है कि जिनमें किसी ना डिजिटल एडिक्शन जैसे आ गया। तो ये क्या कोरिलेटेड है इन चीज़ों से? इस ये क्या चीज़ कंट्रोल करती है? कौन से चार्ट, कौन से रेमेडीज है इसमें, वो बताएं। देखिए कि जो अभी आपने बताया ना, कई लोग नॉलेज लेते रहते हैं बस और करते हुए एक्शन नहीं है, तो साउथ मैंने बता दिया, इम्बैलेंस, एक्शन नहीं कर रहा है, फायर इम्बैलेंस है, ठीक है। फिर ओवर थिंकिंग या लेजीनेस, 100% उन लोगों का जो बेड होता है ना जिसपे वो सोते हैं, उसके नीचे स्टोरेज होती है। पहले कहाँ होते थे ऐसे बेड? पहले लोग बाग तो शायद वो खटिया खाट जो होता था उस पर सोते थे, नीचे कुछ नहीं होता था स्टोरेज का। आजकल हर बेड के नीचे स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब सैटर्न इकट्ठा कर रहे हो आप, राहु की नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो आप, और उसके ऊपर आप सो रहे हो। बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं यहाँ बता के जा रही हूँ। लोग बाग इसको 100% रिलेट करेंगे, और जब इसको ट्रीट करेंगे तो उसके रिजल्ट भी आएंगे उनको। अगर ऐसा कुछ है, तो जैसे अगर कोई सपोज बहुत एफ्लुएंट है, सपोज कोई बड़ा ऑलरेडी उसके पास में बहुत पैसा है, उसके पास में भी ऐसा बेड है, क्योंकि मोस्टली बेड आजकल वैसे ही आते हैं, सपोज उसे वास्तु का पता भी नहीं है, ही इज़ वेरी अफ्लुएंट और पैसे वाला है, मिलियनियर बिलियनियर है, तो फिर वहाँ पे उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं है? कहीं पे मैं वास्तु करने गई थी गुड़गांव में, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनकी कुछ चीज़ें बताई कि ये सब चीज़ें आपके साथ होती, तो बोला हाँ होती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सेम फ्लैट का स्ट्रक्चर तो सभी का ही है हमारा, हाँ ठीक है ना, तो उनके साथ तो नहीं हो रहा। मैंने बोला बिल्कुल, हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्या जब आप शाम को हस्बैंड वाइफ बाहर निकलते हो तो लोगों को एक एक करते हुए प्रॉब्लम बताते हुए चलते हो, या एक स्माइल के साथ बाहर निकलते हो? सब चीज़ें, अपना स्ट्रेस, एंग्जाइटी एक बार कोने में रख के, या कोई आता भी, लड़ाई झगड़ा भी होता तो हम लोग अपने आप को ठीक कर लेते पहले, क्या सामने वाले के सामने बुरा ना लग जाए, कहीं यार हमारी चीज़ें बाहर नहीं चली जाए, सब हाइड कर रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे ये बात बताओ कि जैसे आपको उनके बारे में नहीं पता, उनको भी तो आपके बारे में नहीं पता होगा जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। राइट। आप बहुत बड़े अच्छे सीनियर डॉक्टर हैं, आप IT प्रोफेशनल हैं, लेकिन कितने सारे लाइफ में चीज़ें हैं। राइट। तो बोलते हैं हाँ किसी को नहीं पता। अच्छी पार्टीज़ में जाते हैं, अच्छे से मेकअप वेकअप करके, वेल ड्रेस होके, लोगों के साथ में अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो स्ट्रेस, सब चीज़ आपको नहीं पता कितना बड़ा आदमी, उसके साथ में क्या चल रहा है, जितनी बड़ी चीज़ें। ये तो मुझे 100% अब लग गया है लोगों को काम करते करते, कि जितनी बड़ी चीज़ें उतना बड़ा स्ट्रेस, वर्कलोड, उतना बड़ा प्रॉब्लम। तो आई थिंक तो वो उनकी शायद मनी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मगर और दूसरी चीज़ों पे उसका असर आ सकता है। बिल्कुल आता है कहीं ना कहीं, और रिलेशनशिप पे आ रहा होगा। क्यों इतने सारे वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं फिर? क्यों खोल रहे हैं इतने बड़े बड़े? क्यों इतने सारे प्रोफेशनल गुरुज, स्पिरिचुअल गुरुज इतने बढ़ते जा रहे हैं? क्यों है? क्या कर रहे हैं वो? आपको पॉजिटिविटी तो दे रहे हैं, ज्ञान ही तो दे रहे हैं वो आपके। फिजिकल पेन तो खत्म हो गया ना, अब तो मेंटल पेन है। तो क्यों जा रहे हैं फिर? अगर नहीं है सब कुछ तो जरूरत ही नहीं जाने की। 1 घंटा क्यों सुन रहे हैं वो उनके पॉडकास्ट? गाड़ी चलाते चलाते, ऑफिस जाते जाते, क्यों अपने मेंटल को रिलैक्सेशन दे रहे हैं? पेन है। So, यहाँ पे बिलीफ का कितना रोल आ जाता है इन सभी मोडालिटीज़ में? बहुत ज़्यादा रहता है। बिलीफ के रोल में ये हो जाता है क्योंकि उसमें फिर मेरी एनर्जी बहुत सारी चली जाती है।
पहले तो उसका ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से। तो पहले तो उस ब्लैक बोर्ड को खाली करो, क्योंकि भरा हुआ है तो नया तो वो कुछ लेगा नहीं। अब उसमें एनर्जी किसकी जा रही है? मेरी जा रही है। उसकी तो जाने नहीं, उसको तो मजा आ रहा है क्वेश्चन स्टूपिड करने में या पूछने में, जो भी चीज़ मैं गलत चीज़ नहीं मैं पे Yes. यूज़ करूँगी। लेकिन पहले मैं उसका ब्लैक बोर्ड खाली करने में मेरी बहुत एनर्जी जाती है। पहले तो मैं बहुत एनर्जी लगा भी देती थी, लेकिन ऐसा नहीं मैं लगाना नहीं चाहती, अब टाइम नहीं मिल पाता इतना। पर मुझे समझ में आया था कि सामने वाले के ब्लैक बोर्ड में इतना सारा कचरा भरा पड़ा है कि भाई अब 3-4 घंटे पहले उसको खाली करो, फिर नहीं अपना मसाला डालो। तो वो बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी सारी फैली हुई है। हर आदमी इन्फॉर्मेशन ले रहा है हर मिनट के अंदर, कुछ दूसरी फिर कुछ दूसरी। प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, बिलीव करने में टाइम लग जाता है। इन्फॉर्मेशन का फ्लो तो बहुत ज़्यादा है, प्रोसेस करने का, बिलीफ पे आने का टाइम बहुत लंबा होता है। ट्रू। फिर वो उसकी डेस्टिनी है। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, या ये एक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सभी के प्रति एक बात करते हैं कि ये अंधविश्वास है। इस तरीके की बातें भी लोग करते हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं, कुछ लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बीच में हैं जो उनको क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉन बिलीवर हैं उनका ठीक है, लेकिन जो बीच वाले हैं मैं उनके लिए चाहूँगा कि अगर आप उन्हें कुछ गाइड कर सकें कि हाउ इट इज़ नॉट अ सुपरस्टिशन, या फिर ये किस तरीके से एक अंधविश्वास नहीं है, एक रियल मेथडोलॉजी है जो सही में काम करती है। देखो, पहली बात तो ये बहुत वैदिक साइंस है, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी चीज़ से जहाँ आपको रिलीफ मिल रहा है वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, उस पर आपको फेथ करना चाहिए, चाहे कोई भी साइंस हो। दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ा जो ये सुपरस्टिशन की जो स्टोरी चालू हुई ना, जब से ये ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ एजुकेशन सिस्टम पे, तो वहाँ से ये चालू हो गई चीज़ें, सुपरस्टिशन। और ये अब क्या था कि जो पहले जो घर बनते थे ना, तो जो कारीगर होते थे घर बनाने वाले, उनको बेसिक वास्तु या वास्तु पूरी आती थी। वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, लेकिन वो अपनी लीनियज अपनी फैमिली से सीखता हुआ आ रहा था, जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस वाली चीज़ें थी कि भैया नेचर ये बोलता है कि सन यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे बेडरूम होना बहुत अच्छा है। ये नेचुरल चीज़ों में कोई डिग्री नहीं थी। तो अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, मॉडर्न आर्किटेक्चर वो इंट्रोड्यूस किया हमारे सामने, जिसमें मॉडर्न आर्किटेक्ट्स बने। उन्होंने सिर्फ सुंदर बिल्डिंग्स बनाई, लेकिन उस बिल्डिंग्स में कैसा स्पेस का अलाइनमेंट होना चाहिए, कितनी कहाँ से हवा आनी चाहिए, कहाँ से सनलाइट आनी चाहिए, कहाँ से एनर्जी का फ्लो डाउनवर्ड होना चाहिए, कहाँ अपवर्ड होना चाहिए, वो नॉलेज उनको नहीं थी। वो वहाँ पे दबा दी गई ये कह के कि ये सुपरस्टिशन है। अब जर्नी आगे चली, जब मॉडर्न बिल्डिंग्स बन गई, वो बहुत सुंदर थी देखने में, लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करी, क्योंकि सुंदर चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है, बाद में वो पेनफुल होती है। यस, ठीक है, तो अट्रैक्ट करी, लोग रहने लगे। अब दिक्कतें आने लग गई, कभी कुछ हो रहा है तो उनको फिर थोड़े समय तो इंसान नोटिस नहीं करता है। जब ज़्यादा ये हद से पानी बाहर चला जाता है, तब फिर उसको लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ दिखाना चाहिए या किसी से कुछ पूछना चाहिए। तो वो किसी वास्तु वाले के पास चला गया, वास्तु वाले से उसने चीज़ों को ट्रीट किया, तो उसको अब ईज आ गया कि हाँ यार ये ठीक हो गई मेरी चीज़ें। अब क्या हुआ, इसके अंदर दो चीज़ें हो गई, बट गई, एक मॉडर्न आर्किटेक्ट, एक जनरल आदमी, और एक पंडित, वास्तु कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसे अलग अलग जितना उनका ज्ञान था वो उस चीज़ को सर्व करने लग गए लोगों को। पर मॉडर्न आर्किटेक्ट के पास डिग्री थी, इनके पास डिग्री नहीं थी। पिसा कौन इसमें? बीच वाला आदमी। जब वो घर खरीदने जा रहा है तो वो आर्किटेक्ट के, मतलब बिल्डर के पास, आर्किटेक्ट के पास जा रहा है, और जब घर को उसको लग रहा है कि नहीं यार घर तो मैं ले रहा हूँ नया, इतना पैसा भी लगा रहा हूँ, एक बार किसी वास्तु वाले को दिखाई देता हूँ यार, अब वो उसके पास चला गया। अब वो एंटर करा तो उसने गलत बता दिया। अब ये क्या हो गया, ये दो लोग अपना अपना खेल खेल रहे हैं, पिस रहा है वो बीच वाला आदमी। तो ये अच्छा पॉइंट आपने बताया कि इंसान का अपना बिलीफ उस मोडालिटी में बेहद बड़ा रोल अदा करता है। और ये कई बार मेडिकल में भी देखा जाता है कि हम कई बार एक डॉक्टर के पास में जाते हैं, दवाई लेते हैं, असर नहीं करती तो लोग डॉक्टर्स बदलते हैं। तो मैंने अपने परिवार में भी देखा और आसपास में भी देखता हूँ कि डॉक्टर बदलने से लगभग ऑलमोस्ट दवाइयाँ इतनी ज़्यादा नहीं बदल रही हैं, लेकिन उसको अब डिफरेंट रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अलग डॉक्टर के पास में जाते हैं तो अलग रिज़ल्ट उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं भले ही वो केमिकल तो सेम डाला जा रहा है,
मगर उसका जो बिलीफ है उस पर भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है वो। देखो बिलीफ भी है, इसमें भी एक थ्योरी काम करती है। कई बार उस डॉक्टर का भी जश था। एक डॉक्टर बहुत, कोई भी डॉक्टर नहीं, किसी भी फील्ड में एक कुछ लोग होते हैं जो टॉप पे होते हैं उस फील्ड के अंदर, कुछ लोग मीडियम और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस फील्ड में, ठीक है। अब डॉक्टर्स की बात करें तो कोई भी अगर डिजीज़ है तो उसकी, मेरे ख्याल से, मुझे इतना टेक्निकली नहीं पता है, तो उसकी 20, 25, 50 दवाएं होती होंगी किसी भी एक बीमारी की। वही सारे डॉक्टर्स लिखते होंगे। जो ऊपर टॉप पे वो भी वही लिखता होगा, घर में तो बैठ के बनाता नहीं होगा वो अपनी कोई मेडिसिन। अब उसकी दवाई तो वो लोग ले रहे हैं, वो ठीक होते चले जा रहे हैं। भाई उसके जश था, वो पानी भी देगा ना अपने हाथ से उठा के तो लोग ठीक होंगे। हीलिंग पावर है, शब्दों में हीलिंग पावर होती है। यस। तो ये सब क्या है, वो उसका जश है जो उसको मिला है ग्रेस में, नेचर से। तो वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। बिल्कुल, ये एस्ट्रोलॉजी बता देगी कि इसमें गॉड गिफ्टेड है, इसकी ये पावर है इसके पास या नहीं है। अश्वनी नक्षत्र में अगर किसी के स्टार्स बैठे हैं, अश्वनी हमारे जितने भी देवी देवता जो थे उनके फिजिशियंस बताया गया उनको हमारे ग्रंथों में। अच्छा। अश्विन होता है हॉर्स, घोड़ा, ठीक है। तो वो फिजिशियंस थे हमारे इन सभी वर्ल्ड के, डॉक्टर्स थे वो, तो जिनका नक्षत्र ये बहुत एक्टिव होता है। मैं आंख बंद करके उनको ये बोलती हूँ कि तुम मेडिकल, मेडिसिन, हीलिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हो? बोलते हैं हाँ वही तो करते हैं हम, उसी की तैयारी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं हम। ओके। या नहीं कर रहे तो हमको बहुत शौक है, या शौक नहीं है तो मेरी फैमिली से मेरे दादाजी बहुत बनाते थे जड़ी बूटियाँ, तो मैंने उनसे सीख ली थी, मैं लोगों को देती हूँ, लोग ठीक हो जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र होता है। अश्विनी, सप्तभीषा नक्षत्र, द स्टार ऑफ हीलिंग, द स्टार ऑफ 100 फिजिशियंस। अगर ये खराब है पत्रिका में, आंख बंद करके मैं उस इंसान को बोलती हूँ कि भाई तुम एक डॉक्टर से ठीक नहीं होते हो, तुम 50 डॉक्टर के पास जाते हो तो ठीक होते हो। अरे मैम आपको ऐसे पता, मुझे हंसी मैंने भाई कि मैं कोई जादू नहीं कर रही हूँ, ये सब पढ़ाई है, नॉलेज है, खूब हमने रात काली करी है अपनी, खूब किताबें पढ़ी हैं, खूब रिसर्च करी है लोगों का देख देख के। तो लोग बोलते हैं ना ये सुपरस्टिशन, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि यार इनको क्या समझाएं कि जितना कोई MBBS पढ़ता है ना उससे ज़्यादा हम मतलब उसी लेवल का हम पढ़ते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं। तो सप्तभीषा, और जिसका पावरफुल है वो बहुत अच्छा फिजिशियन है, स्टार ऑफ फिजिशियंस, सप्तभीषा नक्षत्र अच्छा है। 4th हाउस से बैठा, मैं बता देती हूँ, तुम्हारी फैमिली में मदर फादर कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई बड़ा फिजिशियन है? बोलते हैं हाँ। 10th हाउस में बैठा हुआ है तो तुम खुद हो जाओगे। अच्छा। 1st हाउस में बैठा है तुमको इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं से हीलिंग की चीज़ें पढ़ना दिन भर। 2nd हाउस में बैठा है तो तुम खाने के अंदर हीलिंग की चीज़ें ढूंढते रहते हो। बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं जो अपना उन्होंने कुछ स्टार्टअप किया है हीलिंग के, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट स्टार्ट करके। 2nd हाउस में सप्तभीषा नक्षत्र फॉल हो रहा है। अच्छा, तो सप्तभीषा के बारे में कुछ और डिटेल्स आप बताएं। सप्तभीषा नक्षत्र जो है ना, वो ऐसे लोग हीलिंग में तो रहते ही हैं, उनको आउटर स्पेस, यूनिवर्स के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, अट्रैक्शन होता है उन लोगों को। आंख बंद करके मैं उनको बोलती हूँ कि तुम लोग कहीं ना कहीं ऐसी है ना, मिस्ट्रीज़ जानना, मिस्ट्रीज़ को पढ़ना, ऐसी स्टोरीज़ पढ़ना, स्पेस के बारे में और नॉलेज गेन करना, ये तुम करते हो? बोलते हैं हाँ हम करते हैं ये सारी चीज़ें। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो है फिर पर्सनली, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ब्लैक कलर उनको बहुत पसंद आता है, ग्रे, ओके, ब्लैक कलर, ओके, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक कलर, वाइट कलर, ये भी कहीं ना कहीं स्पेस को, क्योंकि इसमें बहुत एक बोलते हैं ना स्पेस एलिमेंट बहुत ज़्यादा है इन कलर्स के अंदर। ओके, ठीक है ना, इंटेंस है इनकी, इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा। ब्लैक कलर बहुत इंटेंस है, इंटेंस होते हैं ऐसे लोग, मतलब माइंड में क्या चीज़ें चल रही है। सप्तभीषा नक्षत्र अगर ये खराब हो जाए, ये नक्षत्र ना चार्ट के अंदर, तो फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, यही नक्षत्र क्या है भाई, हर चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव है। कोई भी ग्रह ऐसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना ये मेरा ग्रह है ना खराब है, हमको किसी ने बोल रखा है, ये ग्रह हमारा अच्छा है। ग्रह कभी खराब अच्छा होता ही नहीं है। ग्रहों से डरने की जरूरत नहीं है, ग्रहों को समझने की जरूरत है कि आपसे वो ग्रह क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है। तो हमारे पूर्वजों ने उन ग्रहों के हिसाब से डे टू डे बेसिस पे रेमेडीज डिजाइन कर दी कि भाई सुबह उठोगे, नहाओगे, सूरज को जल चढ़ाओगे तो सूर्य देवता अच्छे होंगे। रात को सोओगे तो पैर धो के सोओगे तो शुक्र अच्छा होएगा। ओके। गाय को चारा खिलाओगे, पक्षियों को दाना डालोगे तो बुध ग्रह अच्छा होगा, तो व्यापार अच्छा होगा।
अब इसको आज के लोग या आज की थ्योरी में अरे तो सुपरस्टिशन नहीं है, उन्होंने क्योंकि पहले की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थी, पहले लोग बहुत ईजी तरीके से समझाते थे लोगों को, इतनी बुद्धि नहीं लगाते थे। आज के टाइम पे तो हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स करना, इंटेलिजेंस के साथ में कनेक्ट करना अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ले मैन में सिंपल चीज़ें पहले समझाई जाती थी कि भैया ये कर लेना। और पहले क्या था, लोगों को लॉजिक्स के ऊपर नहीं जाते थे। पहले अगर फादर अपने बेटे को कुछ बताते थे तो बच्चे लॉजिक नहीं पूछते थे, अब पहले बच्चे लॉजिक पूछते हैं, क्यों ऐसा करना था, क्यों करना, इससे क्या होएगा। तो फिर वो रिचुअल्स चलते गए, फिर रिचुअल्स जब एक फादर से बेटे को गए, बेटे से जब नेक्स्ट बेटे को गए ना, तो वहाँ पे लॉजिक्स खड़े हो गए। अब उस फादर को वो लॉजिक का आंसर तो पता ही नहीं था, क्योंकि फादर से पूछा ही नहीं था, फादर ने बताया भी नहीं था। तो यहाँ से ये स्टोरी सारी गड़बड़ा गई, ये गैप और ये गैप में ये जो पीछे की जर्नी थी ना, यहाँ पे सब ये खिचड़ियाँ बन गई। उसमें नए नए लोग आ गए, अपना कोई उसमें अपना कोई अच्छा देख रहा है, कोई बुरा देख रहा है, इस पावर को नेगेटिव तरीके से यूज़ कर रहा है, कोई पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर रहा है, कोई मान रहा है, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो 2 नक्षत्र अभी तक आपने बता दिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लग रहा है मुझे तो, अश्विनी नक्षत्र और सत्यविशा, और भी कुछ है? बहुत है। मूल नक्षत्र, ओके, मूल नक्षत्र को ब्लैक होल बताया गया है, ब्लैक होल की एनर्जी है। ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपने जितने का थ्योरी पढ़ी हो ब्लैक होल की, तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे उस होल में अंदर जाएगी तो वो बाहर नहीं आ सकती है। वहाँ पे वाइब्रेशन, मैग्नेटिक इतना ज़्यादा कंपन है वहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। तो मूल नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं वो या तो बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरुज बन जाते हैं या बहुत बड़े टेररिस्ट बन जाते हैं। अच्छा, अगर वो खराब हो गया नक्षत्र, क्योंकि उस बच्चे में बोलते ना गंडांग में बच्चा पैदा हुआ है, मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसमें तो गुस्सा बहुत है। वो समझ नहीं रहे हैं, उस बच्चे में गुस्सा नहीं है, उसमें बहुत एनर्जी है, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है। या तो वो बहुत बड़ा कर जाएगा या बहुत डिजास्टर कर जाएगा वो बच्चा। अच्छा, ऐसे बच्चों को बचपन से ही किसी एक डायरेक्शन में लगाना बहुत जरूरी है। सीरियल किलर्स हैं मूल नक्षत्र वाले बहुत सारे, मेरे पास में चार्ट मैंने रखे हैं उन लोगों के, गूगल पे से देख के, जो बहुत बाहर के लोग जो सीरियल किलर्स, उनके चार्ट मैंने देखे, मूल नक्षत्र में एनर्जीज उस टाइम पे जब उन्होंने ऐसे काम किए तो वो एक्टिव था, महादशा चल रही थी उस टाइम की। अच्छा, या फिर बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरुज, दलाई लामा, मूल नक्षत्र। ओशो का स्टडी किया है? ओशो का मैंने किया है, बहुत स्टडी किया है मैंने उनका भी, कि हाँ, क्या तो उनके ऐसे नक्षत्र थे। वो थोड़ा सा इससे मुझसे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, तो एक बार 2 मिनट इसको कवर खत्म करके फिर मैं ओशो पे आती हूँ। तो मूल नक्षत्र का ही अगर ये बैलेंस है तो इंसान बहुत, क्योंकि एनर्जी बहुत, उससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो या कोई वेपन बना लो उस एनर्जी से। तो ऐसे बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब वो कब बताया, कौन बताएगा, वो चार्ट से पता चलेगा उसकी। ओके, मैं तो इवन ये भी कहती हूँ कि लोग है ना, कई बार अपनी हॉरोस्कोप लेके आते हैं, इतनी गंदी हालत में लेकर आते हैं, पुरानी सी थैली, फटा हुआ हाल। मैंने भाई इसको तुम अपनी तिजोरी में रखो, ये तुम्हारा भविष्य है, इसमें सब कुछ राज छुपे हुए हैं तुम्हारे जीवन के, इसको थोड़ा तमीज से, इज्जत से रखो। तो आप ओशो का कुछ बता रहे थे? अभी रिसेंटली मैंने माँ शीला आनंद से पॉडकास्ट किया था। अच्छा, हाँ, तो काफ़ी, क्योंकि ओशो को जानने में मेरा खुद का बड़ा इंटरेस्ट है, काफ़ी रेडिकल आइडियाज़ उनके रहे हैं। तो माँ शीला आनंद से उनकी पर्सनल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें मैंने जानी। तो ये एक नया कॉन्टेक्स्ट मिलेगा आपने अगर उस पर स्टडी किया है तो। हाँ, मेरे को भी उनका जो चीज़ें, आइडियाज़, उनकी थ्योरीज, फिलॉसफीज़ मेरे को भी बहुत मतलब अट्रैक्ट करती है। मैं भी बीच बीच में उनको पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। तो कई बार मैंने उनका, चलो यार चार्ट, क्योंकि मेरे पास वो डेटा बैंक है, उसमें सारे बहुत सारे जो ऐसे लोग हुए हैं उनके सारा वो डाटा है उसके अंदर। बर्थ टाइम, आपने बिल्ड किया है वो? नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने परचेज किया है वो। अच्छा, और फिर आप उनके चार्ट्स वगैरह सब बनाते हो? हाँ, मेरे पास उनका डेटा लेके चार्ट्स आपने स्टडी किए? राइट, उनका टाइम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, सब बहुत सारे, मतलब प्लेयर्स, म्यूजिशियन। हाँ, तो कुछ इस पे डिस्कस करते हैं कुछ लोगों के। तो मैंने उनका देखा था, तो उनका टॉरस लग्न था वो। खैर आपको वो टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, लेकिन हाँ, उनका चार्ट में जो मुझे बहुत प्रोमिनेंट चीज़ देखी कि उनको जो फेम मिलेगा वो उनके स्टूडेंट्स की वजह से मिलेगा। तो वही हुआ उनकी लाइफ में, फॉलोवर्स। यस, और उनके फॉलोवर्स उनके डेथ के बाद में भी उनको उससे ज़्यादा प्यार करेंगे। और उनके चार्ट में जो बहुत प्रोमिनेंट जो कॉम्बिनेशंस थे वो ये थे कि ऐसे लोगों को आफ्टर डेथ ज़्यादा फेम मिलता है। तो ओशो को डेथ के बाद में ज़्यादा फेम मिला है और वो इमोरल हो जाते हैं, मतलब
मतलब आप वो है ही, आप कभी ख़त्म नहीं हो सकते वो इस धरती से, कुछ ऐसा ही काम कर दिया। तो उनकी डेथ के बाद में, क्योंकि उनका 8th हाउस और 5th हाउस का एक कॉम्बिनेशन बनता है, पंचम भाव आपके फॉलोअर्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़, आपका पास्ट का पुण्य 5th हाउस, और 8th हाउस है हिडन चीज़ें, कुछ ऐसी थ्योरीज डेवलप कर देना जो ना किसी ने सोची ना किसी ने करी आज तक। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे लोग अपने डेथ के बाद में ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। Even Osho, I think, और हाँ, at death time, he actually predicted this thing कि मेरे जाने के बाद ये रेवोल्यूशन और Yes, बड़ा होने वाला है। revolution। और उनकी डेथ भी मिस्ट्री से होती है, पता नहीं ना अभी एक्चुअल कैसी हुई है, किसी को पता है उनकी डेथ। सब कुछ कुछ अनुमान, कुछ कुछ है ऐसे। Right. एक बहुत बड़ी एक बाहर की एक मर्लिन मुनरे, हाँ, उनका मर्लिन चार्ट मैंने, मोनरो मेरे ख्याल से है। उनका चार्ट बहुत अर्ली एज में बहुत सक्सेसफुल हो गई और थी फिर वो। सुसाइड की फिर थी शायद। सुसाइड कर लिया था, और उनको बहुत सारे डिसऑर्डर्स थे, बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर्स, स्टोरीज बनाना, कुछ कुछ सोचते रहना, और बहुत सारी उनकी लाइफ में जो उनकी अर्ली एज थी वो भी बहुत ऐसी खराब सी गई थी। ठीक है, उनका चार्ट मैंने देखा तो वो 8th हाउस से कनेक्शंस था। 8th हाउस है ना बहुत एक्सट्रीम हाउस है, ऐसे लोग है ना उनकी लाइफ में बहुत सारे स्कैंडल्स, अप एंड डाउन्स, बहुत सारा फेम मिल जाना, फिर उस फेम की वजह से कहीं ना कहीं वो सब छोड़ छाड़ के डिप्रेशन में चल जाना, ये सब चीज़ें बहुत अप एंड ट्रांसफॉर्म करता है 8th हाउस लाइफ। अच्छा। कि अभी अपन ने देखा ये आदमी इतना पतला दुबला सा था, 2 साल बाद में इतना मोटा हो गया, फिर अरे इतना मोटा हो गया, अब ये पतला हो गया। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, sudden transformations होता है। और जब उनकी डेथ हुई थी मैंने वो सारा कैलकुलेशन करते करते रात को, मुझे ना बच्चों को सुला के मैं लग गई उसमें। और ये तो ऐसी नशा है कि आप गुस्से चले जाते हो। तो मैं देखने लगी कि डेथ किस दिन हुई थी, फिर मैंने गूगल पे से देखा कि किस दिन हुआ था, फिर मैंने वो टाइम मैच किया वहाँ पर, तो वो सारा कनेक्शन बन रहा था कि चंद्रमा की शनि की अंतरदशा महादशा थी, 8th हाउस से गोचर कर रहा था, अष्टम भाव डेथ का है, मिस्ट्रीज का है, सडन डेथ का है, अननोन डेथ का है। वाओ, मेसी का भी निकाला है क्या? मेसी का भी मैंने उस दिन का निकाला था। मेसी, रोनाल्डो का थोड़ा बताओ, लोग बड़ा उसमें। उनका, हाँ, रोनाल्डो का था। उनके बहुत सारे प्लैनेट्स उसमें है, एरी साइन में है, जैसे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये एरी साइन है। तो ये मूवमेंट वाले काम में ही तो हैं वो, हवा में ही तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो मूवमेंट का काम ही तो कर रहे हैं। तो प्लेयर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, मार्केटिंग के काम करने वाले हो गए, ये सब काम जो आप कर रहे हो ये सब एयर एलिमेंट है, फैलाव, ओके, थॉट्स को फैलाना लोगों के बीच में, हवा का एलिमेंट है ये। तो ऐसे लोग अकेले में नहीं रह सकते, इनको 4 लोग चाहिए, इनकी बातें सुने तो इनको चैन पड़ेगा, इनके आइडियाज सुने और दुनिया इनके आइडियाज को फॉलो करती है। ओके, अगर ये स्ट्रांग है तो, अगर ये अच्छा है तो ऐसा इंसान बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, अपना कुछ एम्पायर खड़ा कर देगा। किसी की जॉब नहीं कर सकता वो इंसान, उसके खुद के आइडियाज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, ड्रीम से भी रहता है वो, उसको हर चीज़ बड़ी बड़ी चाहिए, हवा में उड़ना है उसको, क्योंकि एयर एलिमेंट है। राइट। अगर बहुत इम्बैलेंस हो गया तो आदमी झूठ बोलने लग जाएगा। अच्छा, हवा में ज़्यादा ही रहेगा तो झूठ बोलेगा, कुछ भी बात बोलता रहेगा बैठा बैठा, और बहुत ही इम्बैलेंस हो गया तो फिर वो आउट ही हो जाएगा दिमाग से। और अपने मोदी साहब का किया है क्या आपने? हाँ, स्टडी उनका नरेंद्र भी है, मोदी देखो जी उनमें का। भी कुछ वो है कि भाई वो थोड़ा टाइम में और डेट में ये बोलते हैं कि कुछ वेरिएशंस है, लेकिन जो मेरे पास में चार्ट है उससे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैच करती है। अच्छा, तो स्कॉर्पियो उनका लग्न है, मंगल और चंद्र की कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोग। 6ठे घर में राहु बैठा है उनका, 6th हाउस का राहु अपने रोग, ऋण, शत्रु अपनी लाइफ टाइम में खत्म कर देता है पूरे। अच्छा, बिल्कुल खत्म। उनके शत्रु उनसे 100 टाइम्स पावरफुल होते हैं। तो गांधी फैमिली 100 टाइम्स उनसे पावरफुल थी। ट्रू, एक्चुअली एक टाइम पे वो तो इतने चीटी जैसे थे और गांधी फैमिली को खत्म कर दिया उन्होंने, 6ठा घर। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ टाइम में अपने रोग, ऋण, शत्रु खत्म करते हैं, लेकिन बनते भी बहुत हैं इन लोगों के। बिजनेस के लिए कुछ इनसाइट्स आप दे सके कि हाँ, बिजनेस में मरकरी प्लैनेट इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और बिजनेस के अंदर वर्गो साइन और जेमिनाई साइन, मतलब मिथुन राशि अगर आपने सुनी, और कन्या राशि, जी, ये 2 राशि वाले लोग अगर आते हैं तो मैं बिल्कुल बोल दो आप आराम से, बिल्कुल जनरल प्रेडिक्शंस हैं। वर्गो साइन हर काम को इंटेलिजेंस के साथ करेगा, हर काम को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, मीन मेक निकालना चीज़ों के अंदर। अरे यार लाइन गलत लिख दी तूने, इस वर्ड को हटा दे, इस लाइन को यहाँ जोड़ दे, वो साइड में वो टाइल्स ना है वो टेढ़ी लगी, उसको ठीक करा। ओसीडी की प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो ये वर्गो साइन वाले लोग, अच्छा, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, परफेक्शनिस्ट होते हैं। हाँ, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं ना वो सब वर्गो साइन वाले ही मुझे घूमते फिरते दिखते हैं।
ओके उनको मैं आँख बंद करके चीज़ बता दूंगी, तू ये करता है, ये कर, हर डायरी मेंटेन करना, टॉपिक्स बनाना, पॉइंटर्स में बात करना, ये पॉइंटर, ये हर चीज़ का पहले तो वो बोर्ड लेके पेन लेके बैठ जाते हैं, पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स लिखो, वो वर्गो साइन वाले लोग, पॉइंट्स Okay. लिखो, पॉइंट्स लिखो हर चीज़ के अंदर। आप एक रोहिणी नक्षत्र का भी बता रहे थे मुझे, तो उसका क्या रोल है? रोहिणी नक्षत्र, एक नक्षत्र और बताती हूँ, देखो मैं आपको, एक पुनर्वसु नक्षत्र है, भगवान राम का ये जन्म नक्षत्र था। पुनर्वसु संस्कृत वर्ड है, पुनर्वसु मतलब पुनः है, वापस से वो चीज़ होना, पुनर्। ओके तो जिनका प्रोमिनेंट पुनर्वसु नक्षत्र होता है ना, उनकी लाइफ में से एक बार सारी चीज़ें जाती हैं, चाहे पैसा हो, पावर हो, गोल्ड हो, फैमिली हो। भगवान राम की भी गई थी एक टाइम पे। पुनर्वसु, पुनर् मतलब वापस से आना, पुनः, अच्छा, एक फिर बार जाएगा और फिर रिबाउंड फिर करेगा। वापस से सारी चीजें आ जाएंगी। तो वापस आ गई थी भगवान राम की। तो मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ कि भाई, या तो अगर उसकी दशा महादशा चल रही है, या चंद्रमा उस नक्षत्र में बैठा हुआ है, या मेजर प्लैनेट्स उस नक्षत्र में बैठे हुए, पुनर्वसु, मैं सीधे बोलती हूँ तेरी लाइफ में कितनी चीजें गई हैं, वापस आई हैं। अरे हाँ, एक टाइम पे मेरा सारा गोल्ड बिक गया था, पर हाँ अब उससे डबल हो गया, तो वापस से होती इंटरेस्टिंग नक्षत्र है यार, बहुत। आपके ये जिन्होंने वापस से हिंदुइज्म को रीयूनाइट किया था, शंकराचार्य, ओके आदि शंकराचार्य, उनका जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु। सारा करा उन्होंने, पुनर् किसका, हिंदुइज्म की रीयूनिटी वो ही करने वाले हैं, उन्होंने ही की थी। सब कुछ फैला हुआ था उस टाइम पे, सब बहुत कल्चर रिलीजन के नाम पे बहुत मैस थी चीज़ें। आदि शंकराचार्य ने उसको पुनर् रिस्टैब्लिश किया था, जन्म नक्षत्र है उनका। तो वेदों में इसके बारे में और क्या जिक्र है? आप कुछ अथर्ववेद का बताते थे कि सब में अथर्व ऋग्वेद में मंत्रों के ऊपर ज़्यादा बात बताया गया है। सब वेदों के अंदर देखो, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो वेद का ही पार्ट है। वेद के 6 जो पार्ट है उसमें से एस्ट्रोलॉजी। अच्छा और ऋषि भृगु इसके बहुत बड़े, जो सप्त ऋषि में से ऋषि भृगु हैं, ओके ठीक है, उन्होंने नींव रखी है इस नॉलेज अच्छा की। ओके और उन्होंने ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह नक्षत्र उसको रिसर्च करके, भाई आप भी एक तरीके से ऋषि मुनि हो। अगर अपनी फील्ड में अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तो आप एक ऋषि के जैसे ही काम कर रहे हो। आप साइंटिस्ट हो, आज के टाइम पे हम उनको साइंटिस्ट बोल देते हैं, जो रिसर्च कर रहा है वो उस टाइम के साइंटिस्ट थे। राइट आप भी ऋषि मुनि ही हो एक तरीके से। आप अपनी फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, मैं अपनी फील्ड में रिसर्च कर रही हूँ। राइट। सो एक लास्ट मैसेज बच्चों के लिए, कि जो बच्चों के लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि एक सरस्वती का आशीर्वाद बच्चों पे बना रहे, तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपने आप को एजुकेट कर सकें, इंटरेस्ट पैदा हो पढ़ाई में, उसके लिए क्या कुछ रेमेडीज रहती है? देखो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा, अगर मैं वास्तु से बात करूं तो सबसे पहले मैं लोगों को यही कहती हूँ कि घर में से जितना भी अनयूज्ड बेकार का फर्नीचर, टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, पुराने गैजेट्स बहुत लोगों के घर में रहते हैं आजकल। जी पुराना लैपटॉप था पड़ा हुआ है, फिर दूसरा ले लिया, फिर वो ख़राब हो गया, तो हम हटाते नहीं। हमको लगता नहीं यार कुछ इसमें हमारा डाटा स्टोर है, पड़े रहने दो। पुराने फ़ोन, पुराने वायर्स, पुराने लपेटे हुई चीज़ें, मतलब पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल जितनी भी आइटम्स है, उनको घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा डेड एनर्जी राहु मंगल की क्रिएट करते हैं। बच्चों को डिप्रेशन आएगा, बच्चे अब फोकस नहीं रहेंगे, बच्चों को लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये चीज़ें रिमूव होगी ना घर में से, मतलब आप देखिए 24 घंटे के अंदर ही माइंड को रिलैक्सेशन फील होगा। 100% है ये बात। लवली। पुराने फर्नीचर्स रखे हुए हैं, पुराना स्टोरेज रखा हुआ है। मैं कई घर में तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ साफ सफाई के पैसे लिए घर से, अच्छा मतलब कि भाई उनके सिर्फ क्या करना है, पुराना इतना सामान रखा हुआ था, वो हमारे दादाजी नहीं हटाने देते, वो हमारी माताजी नहीं हटाने देती, और सालों से रखा हुआ है। मेंटली स्टक है वो आदमी, फोकस ही नहीं है, कोई थिंकिंग पैटर्न ही सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, कंफ्यूज्ड है। मैंने उससे पैसे लिए और सिर्फ ये काम करवाया था, मैंने उसके घर पे सारा सामान हटा दे और जाके एक बार राउंड कर आई कि हाँ भाई हट गया ना सब सामान, और उसको रिजल्ट भी याद है। तो 2 और मैं एरियाज़ में आपसे चाहूँगा कि आप ऑडियंस को एजुकेट करें। एक तो रिलेशनशिप, कि अगर कोई घर ऐसा है जिसमें रिलेशनशिप को लेके बड़े प्रॉब्लम चलते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे या सास बहू, इन सब के बीच में एक टॉक्सिसिटी और बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उसके लिए, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से डील करने के लिए क्या क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं आपकी मोडालिटी वास्तु में? सबसे पहले जो भी मैंने डिस्कस की थी, घर से पुराना, क्योंकि वो पुराना ये तो निकाल देना है, ये सब ठीक तो है। निकालना है, ठीक है ना। घर के अंदर है ना,
घर के इंटीरियर्स को बहुत सिंपल रखना है। अच्छा। बहुत ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स इधर भी लगे इधर भी लगे, या आर्टिफैक्ट्स भी लगे तो कुछ एनिमल शेप्स के लगे हुए हैं, कुछ ऐसे डरावने से लगे हुए हैं, कुछ ऐसी पेंटिंग्स लगी हुई है। इंटेंस आपने कलर करवा रखे घर के अंदर, रेड कलर, पिंक कलर, फायरी कलर्स है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करेंगे 100%। आप वैसी फायरी नेचर का कोई आदमी है, उसको फायर के पास जाओगे तो ज़्यादा वो होएगा। तो हो सकता है घर में इस नेचर के लोग हैं, फिर आप उसको और प्रोवोक कर रहे हैं ऐसे कलर्स और इंटीरियर्स करा करा के। तो जितना हो सके घर के अंदर सिंपल क्रीम कलर या वाइट कलर ही करवाना चाहिए, ये बेस्ट है। और जितना प्रॉपर सनलाइट और एयर घर में आना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा या फैमिली मेम्बर में आपके ओल्ड पेरेंट्स डिप्रेशन में है तो उनका रूम शिफ्ट करिए। अच्छा। रूम शिफ्ट, अगर वो ऐसे रूम में रह रहे हैं यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, हवा नहीं आ रही है, कर्टन्स को बंद कर करके रखते हैं ये लोग। मतलब इसमें भी पता चल जाता है मेरे को। अभी कोई चार्ट आया था तो वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और मतलब उसने इंजीनियरिंग कुछ करी थी, अच्छे से सब कुछ जा रहा था उसका। अचानक से उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठ गया। तो वो चार्ट से मैंने बताया राहु की महादशा स्टार्ट हुई, 6th हाउस की हुई, तो मैंने ये बोला कि ये बच्चा भी कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा, इससे सब कुछ छोड़ दिया है और ये बड़ी वियर्ड हरकतें करता है। और मैंने ये भी बताया वियर्ड हरकतों में क्या करता है, ये है ना स्ट्रीट, इसमें मतलब मैं वियर्ड नहीं, वैसे वियर्ड है, मैं इसको गलत नहीं बोल रही हूँ। वो बच्चा जो कर रहा है वो स्ट्रीट डॉग्स को जाके ज़्यादा खाना खिलाना करना गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन ओवर करना, रात को निकल जाना, सिर्फ उन्हीं वो सड़कों पे बैठे रहना, तो ये वियर्ड हरकतें हो गई। तो राहु नेगेटिव रोल प्ले कर रहा था वहाँ पे छठे घर का। छठा घर सर्विस का है, पेट्स का है। तो ऐसा इंसान क्या कर रहा है, सर्विस तो दे रहा है अपने पेट्स को, लेकिन वियर्ड तरीके से कर रहा है, आउट ऑफ बॉक्स जाके चीज़ें कर रहा है, रात को सो नहीं रहा है। मैंने यही बोला। फिर सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा था, सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु, तो वो चार्ट में वो कॉम्बिनेशन था ग्रहण योग। तो मैंने सिर्फ, और उसकी दशा भी चल रही थी, तो मैंने उनकी मदर को ये बोला कि ये बच्चा अपने रूम में कर्टन्स लगा के रहता है, अगर कोई भी कर्टन खोल देता है तो इस बच्चे को गुस्सा आता है। तो बोले बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि सूर्य क्या है, रोशनी, राहु ने एक्लिप्स लगा दिया, तो आपने खुद एक्लिप्स लगा दिया कर्टन लगा के। एक और कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार लीगल इश्यूज बहुत फेस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या रेमेडीज आप सजेस्ट करेंगे? इसमें ना एक चीज़ है कि उसमें उसकी पहले तो चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि है ना वन गो में, वन टाइम में एक रेमेडी बताना बड़ा ही मुश्किल है। तो क्या कॉज हो सकते हैं वो बता दीजिए। ये कॉज है उसके लिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिव महादशा चल रही है, शनि मंगल राहु की कुछ ना कुछ, और कहीं ना कहीं छठा घर आठवां घर इन्वॉल्व है, और साइमल्टेनियसली उनकी वास्तु भी बहुत खराब है। ये दोनों ही जब ठीक होंगी ना, बैलेंस होंगी, तो उस इंसान को रिलीफ आ जाएगा महीनों में या सालों में। जो टाइम उसको 10 साल लगने थे, 5 साल, वो रिलीफ उसको 2 साल में आ गया, या 5 साल आना तो 1 साल में उसको रिलीफ आ गया। रिलीफ जरूर आ जाएगा। परफेक्ट श्रद्धा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने जवाब दिए और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में लोगों को एजुकेट किया। एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रैपिड फायर। सो रेडी, सबसे कॉमन एस्ट्रोलॉजिकल टिप क्या है जो हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे कोई भी उनका ज़ोडिएक साइन हो? डेली मंदिर जाना और शिवलिंग पे जल चढ़ाना, क्योंकि शिव पूरा यूनिवर्स को होल्ड कर रहे हैं, तो नव ग्रह वैसे ही शांत हो जाएं। जब कोई इमोशनली या मेंटली परेशान हो तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 3 क्विक टिप्स उन्हें क्या करने चाहिए? सबसे पहले तो सूर्य को जल चढ़ाना, क्योंकि सूर्य जो है वो आपका सोल प्लैनेट है, आत्मकारक ग्रह है वो, तो आत्मा यहाँ परेशान है। फिर चंद्रमा, माइंड को दिखाया गया है ग्रहों के अंदर, तो माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन जो चंद्रमा होता है उसकी हाई वाइब्रेशंस होती है। आप देखो उसी दिन आपके सी के अंदर, मतलब समुद्र में सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स और लो टाइड्स रहती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी 50-60% वाटर है, तो उस दिन हमारे इमोशंस बहुत ऊपर नीचे रहते हैं, तो उस दिन मेडिटेशन करना। घर में लोग कौन सा वास्तु मिस्टेक करते हैं जो उनके मेंटल पीस को इफेक्ट करता है? सबसे ज़्यादा पुराना स्टोरेज। घर में मेडिटेशन के लिए बेस्ट स्पेस कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड साउथ ऑल्सो। बेहतर नींद और मेंटल रेस्ट के लिए एक सिंपल वास्तु एडजस्टमेंट बताएं। सिंपल वास्तु एडजस्टमेंट की घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में आपको प्लांट्स लगाने चाहिए। ओके, ठीक है ना। साउथ डायरेक्शन में आपका स्लीपिंग, मतलब आपका बेडरूम होना चाहिए साउथ में या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और प्रॉपर सनलाइट और एयर घर के अंदर। अगर आप किसी के घर की एनर्जी बैलेंस करने के लिए टिप देना चाहते हैं तो क्या हो?
उस घर में वहाँ के रहने वाले लोगों की जो सोच है उसी से वो घर बन रहा है। पहले अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिव रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा कोई ना कोई इंसान या कोई साइंस मिल जाएगी जिससे आपके घर की एनवायरनमेंट एनर्जीज भी चेंज हो जाएगी। कौन सी सेलिब्रिटी की लाइफ को देख के लगता है कि इनके घर का वास्तु ठीक करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से एक तो आमिर खान का लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स और वो थोड़े से मतलब एक्सट्रीमिस्ट हैं, कहीं एनर्जीज बैलेंस नहीं है उनकी, ये मुझे पर्सनली लगता है। अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काटते तो क्या आप रुकते हो? ये तो बहुत अच्छा है। कुछ भी ऐसे नहीं है, रशिया में तो बिल्ली को ऊपर रखा जाता है, पेट है वहाँ का बहुत अच्छा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, हाँ, लेकिन ये एनर्जीज है 100% काम करती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अब वो भी डिपेंड करता है आपके चार्ट में आपका राहु कैसा है। अगर राहु कम गड़बड़ है कुछ ना कुछ तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी ला के देगी, और अगर राहु स्ट्रांग है तो आप अगर लीगल के लिए जा रहे हो तो आपको विक्ट्री मिलेगी। क्या आपके घर में भी कांच का बर्तन टूट जाए तो उसे शुभ माना जाता है? 100% अगर कांच का टूटना, क्योंकि ये साइंटिफिकली ये बताया गया है जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज का जो वास है वो कांच में होता है। अच्छा। तो अगर वो टूटा है तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ब्रेक हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको किसी बुरी नज़र या स्पिरिट का एहसास होता है, क्या आप ऐसे वाइब या सेंसेशन को फील कर सकते हैं? हाँ, बुरी नज़र तो बिल्कुल 100% होती है। और वो जो दूसरा वाला था वो एक्चुअली मैंने अभी तक तो नहीं करी है, भगवान नहीं के भी करवाया, क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस एरिया में घुसने का और वहाँ पे छेड़छाड़ करने का। 3 टिप्स वास्तु के अकॉर्डिंग जो बुरी नज़र से बचाती है। एक तो सैटरडेज को अपनी नज़र उतारना, बहुत वंडरफुली काम करती है ये, ठीक है ना। और कुछ ना कुछ जो लोग बहुत जल्दी अपने चीज़ें फटाफट से शेयर कर देते हैं होने से पहले, तो वो उनको नहीं करना चाहिए। जब पूरा फुल प्रूफ वो काम हो जाए तब करिए। अगर बार बार आपकी चीज़ें ब्रेक होती हैं, आप लोगों को बताते हैं वो चीज़ें नहीं होती, तो आप रुक जाइए, मतलब आप पे नेगेटिव एनर्जीज या बुरी नज़र आप में लगती है। और तो ये ज़रूरी नहीं कि सब पे लगेगी, ये भी नहीं, वो आपका ऑरा अगर स्ट्रांग है तो नहीं लगेगी। ओके। और आप वीक है तो आप फटाफट से उस एनर्जी को आप कैच कर लोगे और परेशानी होगी, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाएगा, आईज आपकी अच्छे से ओपन नहीं होगी, आप टाइम से उठ नहीं पाएंगे, आपको लिथार्जी रहेगी, फोकस हट जाएगा। ये सब नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स है। और आप वीक है और आप स्ट्रांग होगा तो कुछ नहीं होएगा। थर्ड जो टिप है मेरा वो मतलब पावरफुली बहुत अच्छे रिलीजियस प्लेस पे जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावरफुल आपको पावर देती है। आपको साल में, हम बोलते हैं ना कि हमको वेकेशन पे जाना चाहिए, आपको साल में 2 बार कोई अच्छे रिलीजियस टूर करने चाहिए। सारी एनर्जी आपकी नेगेटिव तो ख़त्म हो जाती है और बल्कि आप वहाँ से चार्ज होकर और आते हैं, क्योंकि हज़ारों साल से वहाँ पे लोगों ने तपस्याएं की है, वहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशंस है, और वो एनर्जी जब आप कॉन्शियसली वहाँ से लेकर आते हो तो आपकी लाइफ 180 से चेंज हो जाती है। लवली।